नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। प्रयागराज के इसी संगम तट पर दुनिया के सबसे दिव्य और भव्य धार्मिक मेले का आयोजन किया जाना है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन ये तैयारियां कहां तक पहुंची? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक मेले को सबसे ज्यादा भव्य बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं तैयार की हैं? महाकुंभ 2025 से ठीक पहले शुरू हुआ संतों का विवाद खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ? और क्या वाकई मुसलमानों को महाकुंभ 2025 से बैन करने की तैयारी की जा चुकी है? भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ी ये सारी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा प्रयागराज के इसी संगम तट से। किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उसका धर्म भ्रष्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। क्या नाम है आपका? जुम्मन है भाई। क्या है? जुम्मन। ये मुसलमान हैं जो सिंदूर अबीर ये सब बेच रहे हैं यहाँ, ऐसे मुसलमान हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। 2025 महाकुंभ मेले से इनको बाहर किया जाए। व्यापार भी सनातनी हिंदू ही करना चाहिए, क्योंकि मक्का मदीना में तो सनातनियों को अलाउड ही नहीं है। मुसलमानों को बाहर रखा जाए, क्या इस बारे में कोई आदेश मिला है राज्य की ओर से? अगर अचानक कोई आदेश मिलता है तो कितने तैयार आप लोग? संत समाज प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मुसलमानों को बैन करने पर अड़ा है, लेकिन महाकुंभ की तैयारियों में युद्ध स्तर से जुटा प्रशासन क्या करने जा रहा है? जी न्यूज आज ये बड़ा खुलासा करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही संगम तट पर कारोबार करने सैकड़ों मुसलमान पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं को नहीं पता, लेकिन तीर्थ पुरोहित सब जानते हैं कौन कहां क्या कारोबार कर रहा है। और जी न्यूज ने जब संगम तट पर तलाश की तो हमको भी ऐसे कई लोग मिल गए जिनकी मौजूदगी से संत समाज को आपत्ति है। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। तो चांद मोहम्मद जी, कारोबार आप यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी कमाई वगैरह हो जाती है? मिल जाते हैं 100-200 दिन में 100-200। अच्छा, ये ऊपर मिलते नहीं है। कोई खरीदेंगे जब ही दुकानदारी होगी, जब खरीदेंगे दुकानदारी कहाँ से होगी? तो बेसिकली जो लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको आप ये सिंदूर बेचते हैं? महिलाएं ज़्यादा खरीदती हो? हाँ, महिलाएं खरीदती हैं, गाड़ियों पकड़ते हैं। ये जा रहा है कि साधु सन्यासियों ने आपत्ति जाहिर की है कि जो गैर हिंदू नहीं है वो महाकुंभ में ना आए और संगम क्षेत्र में ना दिखाई पड़े, 50 किलोमीटर के एरिया तक ना दिखाई पड़े। तो क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, कोई जानकारी नहीं। आप लोग कब तक ये बताया नहीं गया है? नहीं, कोई नहीं बताया गया है। अच्छा, जानकारी होती तो हम बताते हैं आपको। अच्छा, ऐसे जब बड़े आयोजन होते हैं तो उस दिन बिक्री ज़्यादा होती है? तो क्या उम्मीद है कि जैसे अभी 500 कमाते हैं तो उस वक्त कितना कमा लेंगे? मिल जाते हैं 1000-1500 से 2000। चांद मोहम्मद कानपुर से यहाँ पर सिंदूर बेचने आया है। उसका दावा है कि वो खुद नाम नहीं बताता, लेकिन पूछने पर छिपाता भी नहीं। अगर महाकुंभ में एंट्री पर रोक लगाई गई तो चांद मोहम्मद क्या करेगा? हमने ये सवाल भी पूछा। कोई नाम भी पूछते तो बता देते हैं, चोरी दबके वाला काम नहीं करते हैं। तो आप बता देते हो उसको? जात किसी से छिपा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो स्थानीय यहाँ पर पंडे वगैरह रहते हैं, पंडित जी लोग यहाँ पर टीका वीका लगाते हैं, तो क्या वो कोई मना करता है इनको यहाँ पे बेचने से? नहीं, कोई नहीं मना करता। इसको परेशानी नहीं है कि आइए और बेचिए? ये लोग कह रहे थे कि अपना अपना प्रूफ बनवा के अपना प्रूफ बनेगा, थाने में जमा होगा, उसके लिए यात्रा करी जाएगी। जुम्मन और चांद मोहम्मद के लिए हिंदू तीर्थ स्थानों और हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में सिंदूर बेचना व्यापार है, लेकिन सनातनियों के लिए आस्था का विषय। साधु संत कह रहे हैं आस्था में मिलावट उनको मंजूर नहीं। सनातनी वालों को ही परमिशन होनी चाहिए, किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उसका धर्म भ्रष्ट करेंगे। यहाँ तो बड़े नागा सन्यासी, बड़े तपस्वी आते हैं, उनका भी फिर धर्म, वो भी वहाँ कुछ खान पान करेंगे तो वहाँ धर्म नष्ट होगा ही। और गैर सनातनी हैं वो ज़रूर ही उसमें कुछ ना कुछ मिलावट भी करेंगे, थूक भी लगाएंगे,
लघुशंक का भी, पेशाब वगैरह सबका भी बताते यूज करते हैं। आज पता नहीं क्या क्या सुनने में आया। यही नहीं, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भी हमने सवाल किया। यहाँ भी मुसलमानों की महाकुंभ में एंट्री के समर्थन और विरोध का आंकड़ा देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ सबका स्वागत है। सब आएँ, सब मेले में अच्छे से आएँ। एक श्रद्धालु ने मुसलमानों की एंट्री का समर्थन किया तो फौरन कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर कर दी। नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि वो हमारे धर्म में आकर उल्टा सीधा काम करेंगे तो कैसे चलेगा। जब वो हमारे धर्म को मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं है कि हम आपके भगवान को नहीं मानते, तो क्यों आएंगे। एक मुस्लिम से हमें तकलीफ है तो थोड़ी उनको रुकना चाहिए। बाकी हम सिख आए, ईसाई आए, वो हमारे सनातन है। खाने में गंदगी मिलाने वाले वीडियो सामने आने के बाद हिंदू काफी नाराज हैं। हमने ये सवाल उन मुसलमानों से भी पूछा जो संगम किनारे सिंदूर बेच रहे हैं। इस तरह हरिद्वार में कांवड़ यात्रा लगी हुई थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि मुस्लिम धर्म के थे और उन्होंने जूस वगैरह में पेशाब मिला दिया। हम लोग ये हरिद्वार आज तक गए नहीं। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर आने ना दिया जाए। आपकी इच्छा है, जैसे कह रहे नहीं आए, मना करेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन ये बताइए कि जो लोग ऐसा करते हैं वो तो गलत करते हैं ना। भाई गलत तो हो ही रहा है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी वजह से खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है? और क्या। ये तो हुई महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर मुस्लिम विक्रेताओं, साधु संतों और हिंदुओं के मन की बात। लेकिन प्रशासन क्या करने जा रहा है, हमने ये भी पता किया। इसके लिए हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ से महाकुंभ के लिए दुकानों का आवंटन हो। अधिकारियों ने बताया उनकी क्या तैयारी है। संतों की सर एक मांग है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है देश भर में कि मुसलमानों को बाहर रखा जाए। क्या इस बारे में कोई आदेश मिला है राज्य की ओर से? अगर अचानक कोई आदेश मिलता है तो कितने तैयार आप लोग? जो भी यहाँ टेंडर की कार्रवाई होती है प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से होती है और जो भी नियमोचित कार्रवाई होती है हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते हैं। नियमोचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। चलिए अब हम आपको महाकुंभ 2025 में दुकानों के आवंटन के नियमों के बारे में भी बता दें। कुंभ और महाकुंभ में दुकानें निविदा प्रक्रिया से आवंटित होती। किसी वर्ग विशेष को दुकान आवंटित करने पर कोई रोक नहीं और इसी प्रक्रिया से महाकुंभ 2025 में दुकानों का आवंटन होगा। क्या साधु सन्यासी इसके लिए कोई आंदोलन भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन होगा सरकार अगर इस बात को नहीं मानती तो? विरोध का तो खैर देखा जाएगा, पहले सरकार मानी जाएगी। विरोध की तो कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सरकार ने मुसलमानों की एंट्री पर कोई आदेश जारी नहीं किया। वहीं फेरी वालों को लेकर भी प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन महाकुंभ को अभी थोड़ा वक्त बाकी है और साधु संतों का दबाव बढ़ा तो ये मुद्दा और तूल पकड़ेगा, ये भी तय है। कोई एकाध गुस्सेबाज होता है। ये तो हुआ महाकुंभ 2025 में गैर सनातनियों की एंट्री का विवाद। लेकिन महाकुंभ 2025 को लेकर कुछ और विवाद है। इनमें से कुछ तो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से भी जुड़े हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज में दो अखाड़े के साधुओं के बीच विवाद में फिलहाल समझौता हो गया। लेकिन क्या थी इस विवाद की वजह? इससे साधु संतों की छवि को कितना नुकसान पहुंचेगा? और क्या साधुओं के बीच अभी भी एक मुद्दा बाकी है जो फिर से विवाद की वजह बन सकता है? महाकुंभ से पहले मेला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के बीच जमीन आवंटन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अखाड़े पूर्व निर्धारित 25% से अधिक भूमि आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। भक्तों की संख्या, संतों की संख्या, महंतों की संख्या, महामंडलेश्वरों की संख्या, खालसों की संख्या सब बढ़ती जा रही है। तो हमने सब लोगों ने कोई ज़्यादा डिमांड नहीं किया है कि 25% अगर सभी अखाड़ों को भूमि बढ़ा करके दिया जाए तो सभी अखाड़े अपने जो भी आएंगे उनके वहाँ संत में उसमें समाहित होंगे। वहीं मेला प्रशासन ने संतों की मांग के मुताबिक और अधिक भूमि उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है। हाँ, मेला प्रशासन 5% भूमि बढ़ाने को तैयार है। इस बार भी हम लोगों ने उसी पे बसावट की है। अखाड़े पूर्व के ही अपने स्थान पर हैं और पूर्व के मेलों से उनको भूमि कम नहीं है, उनको थोड़ा बहुत बढ़ोतरी जो भी है संभव है वो भी करके दी गई है। इससे पहले जमीन आवंटन को लेकर हुई पहली बैठक में भी साधु संत आपस में ही भिड़ गए थे।
गलत संदेश तो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के इसी ऑफिस में महाकुंभ 2025 में भूमि आवंटन के लिए बुलाई गई अखाड़ा परिषद की बैठक में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। ये विवाद निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास और जूना अखाड़े के साधु के बीच हुआ था। फिलहाल इस विवाद को थाम लिया गया है, लेकिन साधुओं के बीच कुछ मुद्दे और बाकी हैं। स्नान पहले कौन करेगा, शायद इस बात को लेकर भी कोई विवाद चल रहा है। अभी तो अब सभी इकट्ठे होंगे, सबका छावनी प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद इसका विचार तो किया जा रहा है, किंतु इसका पूर्ण रूप से विचार तो बाद में ही होगा। देश का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा चाहता है उसे सबसे पहले स्नान का मौका मिले। कई अखाड़े उसकी मांग के साथ हैं, लेकिन कई दूसरे अखाड़े इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब तक ये विवाद नहीं सुलझा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि महाकुंभ से पहले सभी विवादों का सूर्यास्त हो जाएगा और महाकुंभ 2025 के जरिए सनातन का सूर्योदय होगा और इस दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ की ख्याति देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। लेकिन इस बार तकनीक भी महाकुंभ 2025 की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और दिग्गज कंपनी गूगल ने इसके लिए एक बड़ा समझौता किया है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के रेले के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में महाकुंभ में प्रवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होती है कि वो इतने बड़े क्षेत्र में किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस बार मेला 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और पहली बार गूगल श्रद्धालुओं को मेले के हर कोने तक पहुंचाएगा। इसके लिए गूगल ने पहली बार अपनी पॉलिसी बदल दी है। गूगल ने अपना एक पॉलिसी चेंज करके, जो पहले वो परमानेंट सिटी को ही गूगल नेविगेशन की फैसिलिटी देता था, लेकिन इस बार टेम्पररी सिटी, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए, इसके क्राउड को देखते हुए गूगल ने ये पॉलिसी चेंज की है और टेम्पररी सिटी को भी गूगल से इनेबल्ड किया है। महाकुंभ के आयोजन के लिए रेत पर 45 दिनों के लिए एक अस्थायी शहर का निर्माण होता है, जिसमें लाखों लोग कल्पवास करते हैं। देश और दुनिया से साधु महात्मा पहुंचते हैं। गूगल ने आज से पहले किसी अस्थायी शहर में नेविगेशन की सुविधा नहीं दी, लेकिन इस बार लोगों को पता पूछना नहीं पड़ेगा, सिर्फ गूगल मैप ऑन करना होगा और इसके बाद मेले की प्रमुख सड़कों की जानकारी, धार्मिक स्थलों और घाटों की जानकारी, अखाड़ों और प्रसिद्ध संतों के स्थान की जानकारी, इसी के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के स्थल की जानकारी सही नक्शे और निर्देश के साथ फौरन मिल जाएगी। नेविगेशन का फ़ायदा यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। 3D वर्जन भी उन्होंने अप्लाई करने के लिए कहा है हम लोगों को। 500 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, लेकिन उनमें से हम लोग करीब 100 के आसपास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें प्लान भी कर चुके हैं। ये बड़ा अच्छा कदम होगा, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। इसका सबसे ज़्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो दूसरे शहरों, राज्यों और विदेशों से आएंगे। गूगल की इस पहल से मेले में भटकने की आशंका भी कम होगी। महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह तक गूगल ये सेवा शुरू भी कर देगा और दिसंबर के बाद जब 14 जनवरी आएगी तो प्रयागराज में रिकॉर्ड जनसमुद्र उमड़ेगा और इसीलिए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। और इस तैयारी को देखने हम भी वहां पर पहुंचे जहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। महाकुंभ 2025 के लिए एक विशेष नगर 4000 हेक्टेयर और 25 सेक्टरों में बसाया जा रहा है, जिसका काम जोर शोर से चल रहा है। कुंभ नगरी को नदी के दोनों तरफ बसाया जाएगा और ऐसे में लाखों लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण विशेष पुल तैयार कर रहा है। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ, एक ऐसा आयोजन जिसकी मिसाल दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और इसके लिए तैयारियां क्या चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे आप पांटून पुल देख सकते हैं। यहाँ पर पांटून पुल बन रहे हैं, एक के बाद एक 3 पांटून पुल बनते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग 2000 पीपों की मदद से इन पांटून पुलों को तैयार किया जा रहा है और इस तरह के 30 पांटून पुल पूरे मेला क्षेत्र में बनाए जाएंगे। ऐसे कैप्सूल नुमा बड़े पाइप को जोड़कर ये पांटून पुल तैयार किए जाते हैं,
जिसके बाद इनके ऊपर चकर प्लेट डालकर पैदल और वाहनों की आवाजाही होती है। पांटून पुल तैयार होने के बाद महाकुंभ 2025 की तैयारी और ज्यादा जोर पकड़े, इसलिए प्रशासन भी इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पीपा पुल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इस बार इनकी संख्या क्यों बढ़ाई गई, मेला अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 2019 के कुंभ में हम लोगों ने 22 पॉन्टून बनाए थे, लेकिन इस बार उसके स्केल को देखते हुए हम लोगों ने 30 पॉन्टून पुल बनाए हैं, जिससे कि सुगम यातायात हो सके, पब्लिक को सहूलियत मिल सके। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देना, उनको सकुशल स्नान कराकर वापस भेजना और उनका एक सुखद अनुभूति प्राप्त कराना, ये मेला प्राधिकरण की प्रायोरिटी है। महाकुंभ के काम में तेजी लाने के लिए कई इलाकों में गंगा की धार को मोड़ने का काम भी हो रहा है। किस तरह से गंगा की धार को रोका जा रहा है ताकि अधिक से अधिक जमीन मिल सके जहां पर लोगों को बसाया जा सके। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर रेत की बोरियां लगाई जा रही हैं और लगभग ये रेत की बोरी लगाने का काम पूरा हो गया है। इस पांटून पुल तक ये रेत की बोरी जाएंगी, इसके बाद गंगा की धार को रोक दिया जाएगा। और ये जो ज़मीन आपको दिखाई पड़ रही है, जहाँ पर कुछ जगह ज़मीन है और कहीं गंगा नदी दिखाई पड़ रही है, ये पानी लगभग अगले 10 दिनों में सूख जाएगा और ये पूरी ज़मीन यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें मेला क्षेत्र को बसाने का काम भी किया जाएगा। इस बार बाढ़ के ज्यादा वक्त तक रहने और दोबारा बाढ़ आने की वजह से काम थोड़ी देर से शुरू हो पाया। फिलहाल नवंबर खत्म होते होते सारे पांटून पुल और गंगा की धार को मोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। हमारी ये टारगेट है कि ज़्यादातर काम हमारे 30 नवंबर तक वाइंड अप हो जाएंगे। इक्का दुक्का जो काम बचेंगे उसको हम लोग 10 दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। मेरा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम जारी है। उम्मीद है नदियों के 2 किनारों को जोड़ने वाला ये पुल दुनिया के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के प्रबंधन की सुविधाजनक यादों से भी जोड़ देगा। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी के लिए तैयार हो रही है। तैयारियां तो यही बता रही हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव ऐसी चीजों से होगा जिनकी कल्पना शायद उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की होगी, और ये तमाम यादें ताउम्र उनके साथ भी रहेंगी। जी मीडिया भी लगातार आपको महाकुंभ की तैयारियों की एक अपडेट देता रहेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।